नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज बुधवार 13 सितंबर को पहली समन्वय समिति की बैठक होगी। यह बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। आपको बता दें कि INDIA गठबंधन की समन्वय समिति में अलग अलग विपक्षी दलों से 14 नेता शामिल हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर व्यापक चर्चा की जा सकती है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तैयार करने की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए। वहीं इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर विचार किया जाएगा, भले ही इस बैठक में उसे फाइनल ना किया जाए। इसके अलावा बताया कि कब, कहां और कौन से अभियान होंगे और कार्यक्रम क्या होंगे, इस सब पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन INDIA की समन्वय समिति का हिस्सा होने के बावजूद TMC नेता अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज 13 सितंबर को बुलाई गई इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में शामिल न होने को लेकर जानकारी देते हुए अभिषेक बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था कि विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में निर्धारित है, जिसका मैं सदस्य हूं, लेकिन ED ने उसी दिन पेश होने का नोटिस भेज दिया है। अभिषेक बनर्जी ने ED के सामने पेश होने की घोषणा करते हुए PM मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि वह 56 इंच के सीने की बेचैनी से हैरान हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ED अभिषेक बनर्जी को तलब कर चुकी है। दरअसल कोयला घोटाला और पशु तस्करी मामले में बनर्जी ED के शक के घेरे में हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की नजरबंदी की याचिका एक स्थानीय अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। TDP नेता की कानूनी टीम द्वारा हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें जमानत प्रदान करने और मामला रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन याचिकाओं पर आज बुधवार 13 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। दरअसल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को करोड़ों रुपए के कौशल विकास निगम कथित घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है और वह फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। इसे लेकर नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने खतरे की आशंका का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को घर में हिरासत में रखने के लिए सोमवार को एक याचिका दायर की थी। वहीं विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू जेल में अधिक सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि घर में नजरबंद रहने के दौरान उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। बता दें कि नायडू को कई साल से Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। NSG के कमांडो हमेशा उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि अब उनके खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। DMK नेता के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में मुंबई के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। FIR में IPC की धारा 153A यानी विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाना और धारा 295A यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने को शामिल किया गया है। वहीं इससे पहले स्टालिन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में FIR दर्ज हुई थी, इसमें कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे का नाम भी शामिल है। दरअसल प्रियंक खड़गे के खिलाफ उदयनिधि के बयान का समर्थन करने के कारण ये FIR दर्ज की गई। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। गौरतलब है कि DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसका केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। में उनके इस बयान के बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया और इसे लेकर BJP लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है। सनातन धर्म विवाद को लेकर जहां BJP लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेर रही है, तो वहीं अब एक और DMK नेता और तमिलनाडु सरकार में शिक्षा मंत्री पोन मुंडी ने सनातन धर्म को लेकर नया बयान दे डाला, जिससे सियासी पारा और भी गर्मा गया है। दरअसल तमिलनाडु सरकार में शिक्षा मंत्री के पोन मुंडी ने कथित तौर पर कहा है कि इंडिया का गठन सनातनी विचारधारा के विरोध में किया गया है। बता दें कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। वहीं अब DMK नेता उदयनिधि स्टालिन और A राजा के बाद के पोन मुंडी द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर BJP ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक के 2 दिन बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आना
फिर प्रियंक खड़गे का सनातन पर आघात और आज डीएमके के मंत्री का ये स्वीकार करना कि इंडिया गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म के विरोध में किया गया था। यह सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सोनिया और राहुल बताएं कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है। ये नफरत का मेगा मॉल सिर्फ सत्ता के लिए है, बांटो और राज करो। सनातन धर्म पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी इस मामले पर अगर चुप्पी साधे रहेंगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सनातन धर्म का विरोध करना इंडिया के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि डीएमके से लेकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के कुछ नेता सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े पवित्र ग्रंथों की आलोचना करने में मुखर रहे हैं, लेकिन क्या वे अन्य धर्मों और उनके पवित्र व्यक्तित्वों की आलोचना करने का साहस जुटा सकते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की संस्कृति और विरासत का हर रोज अपमान किया जा रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर देश भर के गांवों में जाएगी, विकास और विरासत की भी बात करेगी। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी से हमें राष्ट्रवाद, सनातन धर्म और आज़ादी के आंदोलन में योगदान पर प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब पर उसका स्कोर निलबटे सन्नाटा है। कांग्रेस सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि किसी भी पार्टी के किसी छोटे नेता की टिप्पणी को विपक्षी गठबंधन इंडिया के आधिकारिक रूप के तौर पर नहीं देखा जा सकता। केरल में निपा वायरस से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल मंगलवार को विशेषज्ञों की एक टीम केरल भेजी है, जहां एक व्यक्ति की मौत 11 सितंबर को हुई, वहीं दूसरे की मौत 30 अगस्त को हुई। जिस व्यक्ति की सोमवार 11 सितंबर को मृत्यु हो गई, उसका 9 वर्षीय बच्चा और 24 वर्षीय रिश्तेदार भी निपा वायरस से संक्रमित पाए गए। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि 5 नमूने परीक्षण के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए थे। 5 में से 3 पॉजिटिव थे, जिनमें 11 सितंबर को मरने वाला व्यक्ति भी शामिल है। वहीं 30 अगस्त को जिस पहले व्यक्ति की मौत हुई, वह भी वायरस से पॉजिटिव होगा। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि 9 साल के लड़के समेत 2 और लोग निपा वायरस से संक्रमित हैं। हम गहनता से संपर्क का पता लगा रहे हैं। उच्च जोखिम वाले संपर्क, कम जोखिम वाले संपर्क, हम सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों के संपर्क में आए हर व्यक्ति का पता लगाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।